नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पदार्थों की अशुद्धियों का पृथक्करण। पदार्थ में से, मैटर में से इम्प्योरिटीज़ को कैसे अलग करेंगे, इस बारे में अपन बात करते हैं। मैंने जो तरीका आपको बताया है, कई बार अपन सीधा मेथड बता देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को अपन समझ नहीं पाते और सिंपल सी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने इस पैटर्न में बनाया है ताकि एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप उसे आसानी से समझें, वरना विधियां तो आप पहले से ही जानते हैं। आइए दोस्तों, पहला जो बात मैंने की है वो है, अगर पदार्थ और अशुद्धि का आकार लगभग समान हो, अगर पदार्थ और अशुद्धि का आकार लगभग समान हो और दोनों ठोस हो, सॉलिड स्टेट में हो, तो उसको अलग किस विधि द्वारा कर सकते हैं? हस्त चयन या हैंड पिकिंग मेथड द्वारा। जैसे गेहूं के अंदर से जो कंक्रीट होते हैं उनको आप हाथ से अलग कर सकते हैं, क्योंकि उनका आकार भी लगभग उनके जैसा ही है, और दोनों क्या होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। तो ये तो सिंपल सी बात है, दोनों ठोस होंगे तभी हाथ से पकड़ के अलग कर पाएंगे। तो हस्त चयन विधि में क्या होता है, पदार्थ और अशुद्धियाँ दोनों का आकार लगभग समान होती है और दोनों ठोस होते हैं, उनको हाथ से द्वारा अलग कर देते हैं शुद्धियों को। पदार्थ अशुद्धि से भारी हो, जैसे गेहूं एग्जाम्पल ले लें, उसके अंदर और भूसा या ऐसा कोई हल्की अशुद्धियाँ हो, तो उसको अपन हवा में या पंखा लगाकर अशुद्धियाँ जो है वो उड़ के हवा से बाहर चली जाएगी और पदार्थ अपने पास रह जाएगा। तो हवा के वेग के द्वारा अशुद्धियों को उड़ाना क्या कहलाएगा? निष्पावन या विनोइंग। दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो ये है कि पदार्थ व अशुद्धि के कणों के आकार में अंतर हो। देखो, यहाँ पर हल्का भारी दोनों है तो ठोस ही, लेकिन वो आराम से उड़ सकता है। पदार्थ और अशुद्धि के कणों के आकार में अंतर हो तो उसको चालन या छान कर या सीविंग मेथड द्वारा अलग कर सकते हैं। जो चालनी आती है छानने के लिए, अब दोनों में अंतर होना चाहिए। अगर मान लो सपोज करो आपको पदार्थ जो चाहिए वो बारीक है, तो बारीक नीचे चले जाएगा, कचरा ऊपर रह जाएगा। अगर आप वाला पदार्थ अगर मान लो भारी या मोटा है तो कचरा नीचे चला जाएगा, वो ऊपर रह जाएगा, है कि नहीं? जैसे आटा आप छानते हैं तो आटा जो है वो नीचे चला जाता है और उसमें जो अशुद्धियाँ रहती है वो उसके ऊपर आ जाती है। तो पदार्थ और अशुद्धि के कणों के आकार में अंतर हो तो उसको छानकर या सीविंग मेथड, ये बेसिक ट्रेडिशनल मेथड है, हैंड पिकिंग, विनोइंग और सीविंग। उसके अलावा भी दोस्तों एक और बात है, थ्रेशिंग। अनाज और भूसा दोनों साथ साथ रहते हैं, तो भूसे को जो अलग करने का मेथड है वो थ्रेशिंग है। सूखी फसल से अनाज का पृथक्करण क्या कहलाएगा? थ्रेशिंग कहलाएगा। नेक्स्ट है, पदार्थ द्रव और अशुद्धि ठोस अवस्था में हो। पदार्थ द्रव अवस्था में हो और उसमें जो इम्प्योरिटी है वो ठोस अवस्था में हो, तो थोड़ी देर उसको रख दें, वो अपने आप नीचे जम जाएगी। इसी को अवसादन या सेडिमेंटेशन कहते हैं। अवसादन या सेडिमेंटेशन में जो पदार्थ है वो द्रव होना चाहिए और अशुद्धि ठोस होनी चाहिए। थोड़ी देर उसको बिना हिलाए डुलाए रखेंगे तो अशुद्धियाँ नीचे पेंदे में जम जाएंगी और बाकी पदार्थ आपके पास रहे। पदार्थ और अशुद्धि दोनों द्रव हो, दोनों का घनत्व भिन्न भिन्न हो, तो फिर उसको निस्तारण या डिकेंटेशन मेथड के द्वारा, जैसे जल और तेल, अगर दोनों मिक्सर हो गए तो तेल का घनत्व कम होता है तो वो जल के ऊपरी सतह पर तैरने लग जाता है, फिर उसको अलग कर देते हैं। इस मेथड को निस्तारण कहते हैं। निस्तारण जब पदार्थ और अशुद्धि दोनों द्रव हो, और अवसादन में पदार्थ द्रव और अशुद्धि ठोस हो, इसमें नीचे जम जाता है। उसमें दोनों का घनत्व अलग होने के कारण, घनत्व भिन्न होने के कारण दो द्रवों को अलग करने की विधि जो है वो क्या है? निस्तारण। पदार्थ द्रव और अशुद्धि ठोस, देखो यहाँ पर भी यही है, बस यहाँ पर अशुद्धि थोड़ी बारीक होनी चाहिए, जिसको अपन निश्चेंदन या छानकर फिल्टर पेपर द्वारा जैसे तो छानकर अलग कर सकते हैं। ये निश्चेंदन है, ये चालन या छानकर या सीविंग मेथड है।
फिल्टर पेपर द्वारा क्या कर लेंगे, पदार्थ, द्रव और अशुद्धि ठोस है और बहुत बारीक है तो उसको अलग कर लेंगे। पदार्थ ठोस और अशुद्धि क्या है, द्रव है। अब तक पदार्थ, द्रव और अशुद्धि ठोस, पदार्थ, द्रव और अशुद्धि ठोस था। पदार्थ ठोस है और अशुद्धि द्रव है तो उसको अलग क्वथन या वाष्पीकरण से करेंगे। दोस्तों क्वथन और वाष्पीकरण में क्या अंतर होता है मैं आपको बता चुका हूँ। क्वथनांक से ज़्यादा तापमान अगर दिया जाए तो द्रव से गैस में बनने की जो प्रक्रिया है वो क्वथन है, और क्वथनांक से कम तापमान पर अगर ऐसा हो तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे वाटर फ्रॉम क्लॉथ्स, कपड़ों से पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, उनको 100 डिग्री तक गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाष्पीकरण का एग्जाम्पल है। तो पदार्थ ठोस और अशुद्धि द्रव हो तो गर्म करके या वाष्पीकरण द्वारा अपने आप, जैसे कपड़ों के अंदर पानी है उसको उड़ाना है, अपने आप धूप में सुखा दो, वाष्पित हो जाएगा। इसको अभी अपन थोड़ी देर में देखते हैं, पहले ये देख लीजिए। अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन या मंथन। अपकेंद्रीय बल के द्वारा विलयन में उपस्थित पदार्थों को पृथक किया जाता है। अपकेंद्र का मतलब है बिलोना, जैसे छाछ बिलोते हैं तो दूध से क्रीम निकालना, तो उसको गोल गोल घुमाते हैं और इसी को क्या कहेंगे, अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन। इस वजह से जो भारी है वो बाहर की तरफ और जो हल्का है वो केंद्र की तरफ आ जाता है। जैसे दूध में जो क्रीम होगा वो अंदर की हल्का है, वो अंदर की तरफ, क्योंकि है ना ऑयली होगा तो उसका घनत्व कम होगा, और बाकी भारी चीज़ें बाहर की तरफ, और भारी चीज़ें बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल की वजह से ही जाती है, और हल्की चीज़ें अंदर आ जाएंगी और दोनों क्या हो जाएगा, अलग। इस विधि से दूध से क्रीम, ब्लड से ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और वाटर फ्रॉम क्लॉथ्स। अब दोस्तों एक बात और यहाँ पर देखिए, ये भी है और ये भी है। अगर वॉशिंग मशीन के अंदर बात करें तो ये वाला मेथड है वाटर फ्रॉम क्लॉथ्स। कपड़ों से पानी जो बाहर निकलेगा वो अपकेंद्रीय बल के द्वारा, क्योंकि वॉशिंग मशीन में वो गोल गोल घूमेगा, कभी इधर कभी उधर, तो उस अपकेंद्रीय बल के कारण पानी जो है वो अंदर की तरफ और भारी कपड़े इस तरीके से बाहर की तरफ हो जाते हैं। कभी आपने जो स्पिन वाला है उसको वॉशिंग मशीन में आप देखें तो कपड़े बिल्कुल ऐसे और बीच में ऐसे गोला सा हो जाएगा। तो दूध से क्रीम, ब्लड से ब्लड सेल्स और वाटर से कपड़ों से पानी निकालने का जो मेथड है वो अपकेंद्रण है। लेकिन अगर नॉर्मल आप धूप में सुखाते हैं तो वाष्पीकरण है। मतलब यहाँ पर वॉशिंग मशीन के बारे में बात हो रही है। दोस्तों जल में मिट्टी मिली हुई है, रेत मिली हुई है या कंक्रीट मिले हुए, अगर ये विलायक है तो इनको अपन विलेय कह सकते हैं। और अगर इस विलायक में इन तीनों को आप मिलाओगे तो विलेय के कण दिखेंगे, और अगर विलायक के अंदर विलेय के कण दिखाई दें तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, विषमांगी या हेटेरोजीनस मिक्सचर। जल में अगर आप सॉल्ट, लवण और शुगर, शर्करा मिला दें तो अगर इसको आप विलायक और इन दोनों को विलेय कहें तो इस विलेय के कण विलायक में दिखेंगे नहीं, और नहीं दिखेंगे तो कौन सा मिश्रण है, होमोजीनस या सममांगी मिश्रण। दोस्तों ये विषमांगी मिश्रण है, ये सममांगी मिश्रण है। सपोज करें नमक मिला हुआ है, जल है, अब आपको इन दोनों को अलग करना है तो आपके पास कौन सी विधि है, वाष्पीकरण विधि। चीनी मिली हुई है, जल है, कौन सी विधि है, वाष्पीकरण विधि। लेकिन ये विषमांगी मिश्रण के लिए एक तरीका तो ये है, अगर अशुद्धि बहुत बारीक है तो निस्यंदन, वरना ये मिट्टी, रेत, कंक्रीट जैसे ज़्यादा भारी है तो आराम से वो किसमें, तली में जम जाएंगे। तो अवसादन और निस्यंदन दोनों जो प्रक्रियाएं हैं वो विषमांगी मिश्रण के लिए इस्तेमाल होती है। क्वथन और वाष्पीकरण किसके लिए इस्तेमाल होगी, सममांगी मिश्रण के लिए। अपकेंद्रण जो है वो पायस के लिए है, इमल्स के लिए है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, निस्यंदन और सेडिमेंटेशन में। यहाँ पर अशुद्धि ठोस है, यहाँ पर भी ठोस है, बस अशुद्धि थोड़ी बारीक होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया है
पदार्थ की अशुद्धियों का पृथक्करण बिल्कुल बेसिक से अपन बात कर रहे हैं ताकि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो। अब केंद्रण के बारे में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। दूध से क्रीम, ब्लड से ब्लड सेल्स और कपड़ों से पानी। यहाँ पर वॉशिंग मशीन वाला अगर जनरल आपने धूप में सुखाया तो फिर उसका उदाहरण कौन हो जाएगा? वाष्पीकरण। इसी पदार्थों की अशुद्धियों के पृथक्करण के बारे में जो जुड़ी हुई और विधियाँ हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के बारे में। पदार्थ से अशुद्धियाँ पृथक्करण करने के बारे में अपन बात कर रहे थे दोस्तों। ठोस से कोई चीज़ द्रव में बदलती है और द्रव से गैस में बदलती है। ठोस से द्रव में बदलना मेल्टिंग या गलन, और द्रव से गैस में बदलना क्वथन। अगर क्वथनांक या उससे ज़्यादा तापमान पर हो तो क्वथन, और उससे कम तापमान पर हो तो वाष्पीकरण, इवोपरेशन। लेकिन अगर कोई ठोस पदार्थ सीधा ही किस में बदल जाए? गैस में, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। इसके बारे में अपन बात कर भी चुके हैं। गैस से डायरेक्ट ठोस में बदले उस प्रोसेस के लिए भी वर्ड तो कौन सा इस्तेमाल होता है? ऊर्ध्वपातन। दोस्तों सपोज करें आपके पास NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और NaCl साधारण नमक है। ये दोनों कलर में सफ़ेद होते हैं दोनों। अब दोनों सफ़ेद रंग के हैं, देखने में आपको पता लगेगा नहीं। अब आपको इन दोनों के मिक्सचर को अलग अलग करना है या NaCl आपको चाहिए, तो दोस्तों आपको पता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। तो इन दोनों के मिक्सचर को जैसे ही गर्म करोगे NH4Cl ऊर्ध्वपातित होकर उड़ जाएगा और आपके पास शुद्ध रूप से क्या बच जाएगा? NaCl। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि अमोनियम क्लोराइड और साधारण नमक के मिश्रण को आप किस विधि द्वारा अलग करेंगे? सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। दोस्तों उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। दोस्तों एक बात आप ये ध्यान रखें कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे उसी बात पर अपन सीधा स्ट्राइक कर रहे हैं, है ना। आपको पता है नॉलेज कितना भी हो, जब तक आप कंपटीशन एग्ज़ाम के MCQ क्वेश्चन सॉल्व ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर आप पूरे वीडियोस को बड़े ध्यान से देखेंगे और उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और या किसी बुक को भी पढ़ेंगे तो भी आपकी अप्रोच ऐसे लगेगा, बुक पढ़ने में भी आपको मज़ा आने लगेगा, समझ में आने लगेगी। और मेरा सबसे मेन जो मकसद है वो यही है, हर बच्चे को बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आए। और अगर आपकी बेसिक चीज़ें इस तरीके से सॉलिड हो तो लाइन टू लाइन आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। अब अपन दोस्तों बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण के बारे में। पूरा मैंने आपको क्रिस्टलीकरण अच्छी तरीके से बताया है। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन। किसी ठोस का विलयन में से सेपरेशन क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन। एटम, मॉलिक्यूल वो अरेंज हो जाते हैं क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और इस क्रिस्टल को सॉल्यूशन से अलग करना क्रिस्टलाइजेशन। कैसे करते हैं? जैसे आपके पास सॉल्यूशन है, एक विलयन है, और दोस्तों विलयन का मतलब आप समझ रहे हैं जिसमें विलय के कण दिखाई नहीं दे, अच्छी तरीके से घुले हुए हों। उस सॉल्यूशन को आपने हीट किया, गर्म किया। गर्म करने के बाद सॉल्वेंट स्टार्ट एवोपरेशन। दो चीज़ें होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब है विलायक। विलायक क्या होने लगेगा? वाष्पित होने लगेगा, ऊपर उड़ने लगेगा। ऊपर मैंने विलायक लिखा है, ये देखिए। इसके बाद आप इसको ठंडा करिए। ठंडा करने के बाद जो विलय था उसके आपको क्रिस्टल प्राप्त होंगे। ये देखो, ये मैंने ऐसे डॉट डॉट करके क्या बनाए हैं? क्रिस्टल। किसी भी विलयन को पहले गर्म करो, सॉल्वेंट इवोपरेट होगा, उसके बाद आप उसको ठंडा करेंगे तो जो सॉल्यूट या विलय है वो क्या होगा? क्रिस्टल फॉर्म में। अब इस क्रिस्टल का जो साइज है वो डिपेंड करेगा कूलिंग आपने कैसे की है। अगर आपने कूलिंग स्लो की है, ठंडा धीरे धीरे किया है, तो क्रिस्टल लार्ज होंगे, और अगर आपने ठंडा बहुत तेज़ या जल्दी ठंडा किया है
तो छोटे छोटे टीनी क्रिस्टल प्राप्त होंगे। क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया में देखो क्वेश्चन आपके सामने, क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया में बड़े क्रिस्टल कब बनेंगे? जब कूलिंग धीरे धीरे, छोटे छोटे क्रिस्टल बनाना है तो कूलिंग फास्ट कर दीजिए, ये क्रिस्टलाइजेशन। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल, जब क्रिस्टल बन चुका है तो उस क्रिस्टल को अलग किसके द्वारा करेंगे? फिल्ट्रेशन के द्वारा, निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा। और छानने के बाद शेष बचा लिक्विड क्या कहलाएगा? मदर लिक्वर। और इस क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के द्वारा जो अलग होने वाले एग्जाम्पल है वो देखिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र के जल में से अगर आपको जो खारापन है वो निकालना है तो उस लवण के, उस सॉल्ट के क्रिस्टल तैयार कर लें। यहाँ देखिए, अशुद्ध नमूने में से अगर आपको फिटकरी या एलम, फिटकरी को एलम भी कहते हैं, उसके क्रिस्टल अलग करने हैं, उसके लिए भी किस विधि का इस्तेमाल होगा? क्रिस्टलीकरण का। दोस्तों फिटकरी का जो सूत्र है वो बहुत बार पूछा जाता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज 24H2O। इसको बड़े ध्यान से देखो, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, डॉट के बाद दोस्तों जो भी जल के अणु आते हैं उन जल के अणुओं को कहते हैं क्रिस्टलन जल। क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलन जल। फिटकरी के अणुसूत्र में कितने क्रिस्टलाइन वाटर या क्रिस्टलन जल पाया जाता है? 24 अणु। तो ये जो H2O के आगे संख्या है वो क्रिस्टलन, डॉट के बाद किसी भी फॉर्मूले में जो जल के अणु अगर आपको दिखाई देते हैं तो वो है क्रिस्टलाइन वाटर। और फिटकरी में क्रिस्टलाइन वाटर के अणुओं की संख्या कितनी है? 24। पूरा फॉर्मूला याद रखें। दोस्तों केमिस्ट्री में आपने एक और बात सुनी होगी, प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण। लैब में कभी आपने देखा हो तो परख नली में आपने कुछ डाला, फिर सर आपको बताते होंगे कि प्रेसिपिटेट आ गया, अवक्षेपित हो गई। वास्तव में अवक्षेप बनना भी दोस्तों फास्ट क्रिस्टलाइजेशन होना ही है। क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के लिए कई बार अगर क्रिस्टल नहीं बन पा रहे हैं तो कुछ ऐसे पदार्थ भी मिलाए जाते हैं जो क्रिस्टल के बनने को क्या करेंगे? उद्दीपित या प्रमोट करेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में यही होता है कि किसी रिएक्शन जब अपन करवाते हैं तो कोई सॉल्यूट या विलेय का क्या बन जाता है? क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। बस ये क्रिस्टलाइजेशन बहुत तेज होता है तो इसी को क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण। दोस्तों यूं कह सकते हैं कि अवक्षेपण एक प्रकार का क्रिस्टलीकरण ही है, बस तेजी से क्रिस्टलीकरण हो जाता है। ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण से जुड़ी हुई जानकारी, फिटकरी का फॉर्मूला आपको याद रखें। फॉर्मूले में डॉट 24H2O, 24 क्रिस्टलन जल है, फिटकरी को ही एलम कहते हैं। सेपरेशन, क्रिस्टल बनने के बाद फिल्ट्रेशन द्वारा उसको अलग कर लेंगे। और ऊर्ध्वपातन में NaCl और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा और आपके पास साधारण नमक रह जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं डिस्टिलेशन या आसवन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन के बारे में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन, और ये है सिंपल डिस्टिलेशन या साधारण आसवन डिस्टिलेशन। दोस्तों दोनों का मतलब एक ही है। अगर दो द्रव आपस में विलय हो और उनको अलग करना हो, जैसे तेल और जल को अगर आपस में अलग करना हो तो वो तो विलय होते ही नहीं है। जब आपस में डिज़ोल्व होंगे ही नहीं तो उनको आसानी से निस्तारण द्वारा अलग कर सकते हैं, क्योंकि तेल जल के ऊपर आ जाएगा। लेकिन मान लो दो द्रव ऐसे हैं, सपोज दैट अल्कोहल और जल, पानी में दारू मिला दी, अब वो दोनों आपस में विलयशील है, तो अब इन दोनों को अलग कैसे करें? तो दो द्रव जो आपस में विलय हो उनको अलग करने की विधि क्या कहलाती है? आसवन। और दोनों के क्वथनांक में अंतर होना चाहिए। अगर ये अंतर ज़्यादा है तो आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन में दो द्रवों में अगर क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन भी है, मतलब बहुत कम क्वथनांक का अंतर हो,
फिर दोनों को अलग करना हो तो प्रभाजी आसवन, मतलब दोनों विधि आसवनी है। दोनों में डिफरेंस किस बात का है कि दो ध्रुवों के या दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर ठीक है, सिंपली डिस्टिलेशन कर लो। लेकिन मान लो दो लिक्विड ऐसे आपको मिले जिनका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास पास है, और तो फिर उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन। और ये मैंने आपको फिर इस बात को याद भी रखना है, 25 केल्विन का भी डिफरेंस हो तो भी उन ध्रुवों को प्रभाजी आसवन द्वारा क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। सिंपल डिस्टिलेशन में एग्जाम्पल है, जैसे अल्कोहल और जल को आपको अलग करना है। ये देखिए यहाँ पर अपन ने बात की है, ये स्टैंड है, ये बीकर है, इसमें अपन ने ये जल रख रखा है, या यूँ समझ ले अल्कोहल और जल रखा है। इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद इन दोनों के क्वथनांक का अंतर होता है, तो पहले जल क्या करेगा, वाष्प में बदल जाएगा। ये जो मैंने डार्क बना रखा है ये थर्मामीटर है, टेम्परेचर भाई कितना हो गया गर्म करते टाइम, और जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जल वाष्प बन जाएगा। यहाँ से ये कूलिंग वाटर है, जो उस गर्म पानी जब यहाँ से निकलेगा तो ये वाटर ठंडा पानी आएगा, यहाँ से बाहर जाएगा तो उसको ठंडा कर देगा, और वो वाष्प वापस जल में बदल जाएगी, जिसको कंडेंस्ड वाटर या डिस्टिल वाटर कहते हैं, और ये प्योर शुद्ध जल होगा, डिस्टिल्ड वाटर। इस तरीके से सिंपल डिस्टिलेशन, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये है सिंपल डिस्टिलेशन का, डिस्टिल वाटर आपने तैयार कर लिया। प्रभाजी आसवन में आपको क्या याद रखना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो, 25 केल्विन, कम से कम इतना हो, तो ज़्यादा हो तो भी हो सकता है। 25 केल्विन लिमिट है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर का भी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो भी आसानी से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जा सकता है। एसीटोन और वाटर को अलग करना है। ऑयल रिफाइनरीज में और वायु में उपस्थित जो गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उनको भी अगर अलग करना है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%, उनको भी अलग करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस डायग्राम को देखिए, बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सपोज करो ऑयल रिफाइनरी में यहाँ आपको मिक्सचर मिला, उस मिक्सचर को आपने गर्म किया और डिस्टिलेशन कॉलम, ये पूरा डिस्टिलेशन कॉलम है जिसमें 1 2 3 4 5 कॉलम मैंने आपको बताया। बीच में जो ये मैंने लाइनें खींची है इनको कहते हैं डिस्टिलेशन प्लेट। आपको डायग्राम केवल समझना है और एमसीक्यूज क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए उस वे में, है ना। कंपटीशन एग्जाम में आपको ऐसे डायग्राम बनाना अच्छा सुंदर दिख रहा है नहीं दिख रहा है उससे कोई खास मतलब नहीं है। तो ये मिक्सचर है और इसमें डिस्टिलेशन प्लेट है और 5 डिस्टिलेशन कॉलम है। इस कॉलम में पहला क्वेश्चन तो क्या होगा दोस्तों, कॉलम में सबसे नीचे की तरफ हाई टेम्परेचर और सबसे ऊपर की तरफ लो टेम्परेचर। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा वो यहां रहेगा क्योंकि हाई टेम्परेचर, और जिसका क्वथनांक कम होगा वो लो टेम्परेचर यहां रहेगा। एक बार फिर कह रहा हूं, लो टेम्परेचर सबसे बॉटम में और हाई टेम्परेचर सबसे बॉटम में और लो टेम्परेचर सबसे ऊपर। अब अगर ऑयल रिफाइनरीज में सबसे पहले सबसे ऊपर आपको मिलेगी CNG गैस है, वैसे ही संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका मुख्य घटक कौन होता है, CH4 मीथेन। एक क्वेश्चन। उसके बाद मिलेगी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस जो हमारे घर में सिलेंडर में होती है। इसका मुख्य घटक जो है ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, जनरली ज्यादा ब्यूटेन। फिर उसके बाद पेट्रोल, फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, डीजल, और सबसे नीचे क्या मिलेगा, केरोसिन। अगर इनके क्वथनांक भी देखें तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक जो है इसका, उससे कम इसका, फिर इसका, फिर इसका, सबसे कम क्वथनांक CNG का। इस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज में सभी चीज़ों को CNG, LPG, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को आपस में
अलग कर लिया जाता है किस विधि द्वारा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। दोस्तों आसवन और प्रभाजी आसवन, क्या क्वेश्चन है? अगर आप इस पूरे को समझ भी गए और फिर सोचें कि यार कंपटीशन एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, तो आप देख लें, दो ऐसे लिक्विड जो आपस में सॉल्यूबल हो, आपस में विलयशील हो, उनको कैसे अलग करेंगे आसवन से? दोनों में क्या अंतर है? नॉर्मल जो आसवन है वो ज़्यादा क्वथनांक का अंतर हो तो आराम से हो जाएगा, लेकिन मान लो दो द्रवों के बीच बहुत कम डिफरेंस है क्वथनांक का, तो फिर प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन के द्वारा ऑयल रिफाइनरीज और वायु में उपस्थित जो गैस है उनके कंटेंट कंपोनेंट्स को अलग करना है, और सिंपल डिस्टिलेशन द्वारा अल्कोहल और जल को अपन अलग कर ही रहे हैं। ये है एथिल अल्कोहल शराब। ये डायग्राम आप देख लें, और दोनों विधि इसमें कॉलम में आपको याद रखना, हाई टेम्परेचर सबसे नीचे, लो टेम्परेचर सबसे ऊपर। डिस्टिलेशन प्लेट में ये मैंने ये जो ऐसे किया, ये छेद होते हैं ताकि यहाँ से जो वाष्प है वो ऊपर चली जाए। दोस्तों इस डिस्टिलेशन कॉलम में वाष्प ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर से ठंडा लिक्विड नीचे की तरफ आता है। वेपर वाष्प ऊपर की तरफ और लिक्विड नीचे की तरफ, और अलग अलग क्या है डिस्टिलेशन कॉलम है, जिसमें आपको जिसका क्वथनांक सबसे कम है वो सबसे ऊपर, जिसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा है वो सबसे नीचे प्राप्त होगा। इस प्रकार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अपन ऑयल रिफाइनरीज में सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं पृथक्करण की विधि में क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखन। पहली बात दोस्तों, विलेयता के आधार पर पृथक्करण किया जाता है। सॉल्युबिलिटी कैसी है? अब वो विलेयता किस में है वो अलग अलग प्रकार की क्रोमेटोग्राफी विधियों के हिसाब से अपन बात कर लेंगे, लेकिन अगर विलेयता के आधार पर पृथक्करण करना क्या कहलाएगा? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा जो वर्ड है वो रिलेटेड टू कलर या रंग से होता है। मिश्रण से निकट संबंधी यौगिकों को पृथक किया जाता है। मिश्रण में मतलब बहुत बात, दो क्लोजली रिलेटेड जो कंपाउंड हैं उनको सेपरेट करेंगे। अब्जॉर्बिंग पेपर, सिलिका की सतह या और भी सरफेस लगाई जा सकती है जो अवशोषक का काम करें। क्रोमेटोग्राफी की विभिन्न प्रकार को देखने से पहले एक जनरल ट्रेडिशनल चीज़ अपन देखते हैं। ये भी एक तरीके का क्रोमेटोग्राफी का प्रकार ही है जिसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। दोस्तों हमने लीफ ली और उसका एक्सट्रैक्ट तैयार किया। एक्सट्रैक्ट क्या है इसके बारे में भी अपन बात करेंगे, और कैसे बनाया जाता है इसका भी प्रॉपर मेथड है। लेकिन अभी आप ये समझे, लीफ और उसका एक्सट्रैक्ट तैयार किया, कहने का मतलब उसको पीस लिया और उसके जो कंपोनेंट है जितने भी उनको तैयार करके यहाँ पर इस बीकर में या टेस्ट ट्यूब में नीचे प्रोपेनोन है जिसको एसीटोन कहते हैं वो भर दिया, और एक क्रोमेटोग्राफी पेपर लिया जिसको डुबो दिया, और इस क्रोमेटोग्राफी पेपर में एक्सट्रैक्ट वहाँ लगाया है जहाँ पर प्रोपेनोन नहीं है। और फिर आप देखेंगे एक सिद्धांत है कैसिकत्व या कैपिलरी सिद्धांत। इसके हिसाब से क्या होगा कि यहाँ जो प्रोपेनोन है वो धीरे धीरे इस क्रोमेटोग्राफी पेपर में ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। जैसे दीपक में जो बाती होती है, जो घी होगा वो धीरे धीरे उस बाती के ऊपर चढ़ता रहता है। पुराने ज़माने में जो चिमनी होती थी वो भी, तो वो कैसिकत्व सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रोपेनोन ऊपर चढ़ेगा। और यहाँ जो ये एक्सट्रैक्ट है इसमें जो अलग अलग प्रकार के वर्णक है, पिगमेंट है, ये जल ऊपर जाता, जल नहीं प्रोपेनोन ऐसे ऊपर जाता जाएगा। और ये देखिए प्रोपेनोन विल राइज अप द पेपर। ये प्रोपेनोन धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर चला जाता जाएगा, और ऊपर जाएगा तो जिसकी जो कम सॉल्यूबल है वो सबसे नीचे रह जाएगा, और जो सॉल्यूबल है वो जल के साथ चलता जाएगा। इस बात को ध्यान रखें, क्रोमेटोग्राफी में जो कम सॉल्यूबल है वो विलेय तो सबसे नीचे रह जाएगा, और जो ज़्यादा सॉल्यूबल है वो प्रोपेनोन के साथ ऊपर बढ़ता जाएगा। बाद में इस
पेपर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे एंथोसाइनिन, मतलब ये पिगमेंट एसीटोन में सबसे कम विलेय था, थोड़ा ऊपर गया वहीं रह गया। फिर क्लोरोफिल बी, फिर क्लोरोफिल ए, फिर कैरोटीनॉइड और लास्ट में ज़ैंथोफिल। इस प्रकार से विभिन्न जो है पिगमेंट है उनकी लेयर बन जाती है। यही क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी है। रंगों को पृथक किया जाता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीधा क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल होगा? वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। दोस्तों यहाँ पर बात कैसिकत्व सिद्धांत, कम विलेय होगा वो सबसे कम नीचे और सबसे ज़्यादा विलेय होगा वो ऊपर पहुँच जाएगा, क्योंकि प्रोपेनोन अगर जल भी होगा तो जल में विलेयता की बात। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे वर्णक अलग किस आधार पे हुए? विलेयता के आधार पर। अब दोस्तों अपन बात करते हैं एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्रोमेटोग्राफी के टाइप जो है वो 4 प्रकार के, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी को अपन ने अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर दिया है ताकि क्रोमेटोग्राफी वास्तव में है क्या उसका मीन भी आपको समझ में आए। लिक्विड जल में प्रदूषकों का पता लगाने के लिए, गैस मानव शरीर में अल्कोहल का पता लगाने के लिए पुलिस वाले जनरली रखते हैं, ऐसा एक इक्विपमेंट होता है कि इसमें फूंक मारो। और यहाँ पर हीलियम गैस और जो सेंसर होता है वो किसका होता है? टिन ऑक्साइड का। तो सेंसर टिन ऑक्साइड और गैस हीलियम। आपने कितनी दारू पी है इसका पता लग जाएगा। थिन लेयर फलों और सब्जियों में कीटनाशकों की मात्रा का पता लगाने के लिए, और पेपर क्रोमेटोग्राफी रंगों को पृथक और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। दोस्तों ये था क्रोमेटोग्राफी। रीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन है और साफ साफ पॉइंट है पदार्थ के पृथक्करण की विधियां, उसमें ये क्रोमेटोग्राफी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक बात क्वेश्चन बेस्ड है, ये बात आप ध्यान रखें। विलेयता के आधार पर मैंने तो ये भी बताया कि अगर पत्ती है तो प्रोपेनोन में कौन ये सबसे कम विलेय, फिर क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड, देन ज़ैंथोफिल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पेपर, और आपने कितनी दारू पी रखी है इसका पता गैस क्रोमेटोग्राफी से पता लगेगा। और ये जो पेपर है ये अब्जॉर्बिंग पेपर या सिलिका की सतह का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो दोस्तों और किस सिद्धांत पर ये जो द्रव है वो ऊपर चढ़ता है? कैसिकत्व सिद्धांत पर। एक सिंपल क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, देखो यहाँ से यहाँ तक मूव कौन कर रहा है? प्रोपेनोन या लिक्विड या सॉल्वेंट? ये सॉल्वेंट मोबाइल फेज है और क्रोमेटोग्राफी जो पेपर है वो स्टेशनरी या स्थिर अवस्था में पाया जाएगा। अगर यही बात आपको गैस क्रोमेटोग्राफी में पूछे तो हीलियम गैस जो है वो मोबाइल फेज है और जो सेंसर है टिन ऑक्साइड का वो क्या है? स्टेशनरी फेज है। तो इस तरीके से आपको क्रोमेटोग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बड़े ध्यान से वीडियो को देखें, आराम से MCQs सोल्व होंगे।